हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा कि विभिन्न प्रकार के पादप ऊतक और जंतु ऊतक हमारे शरीर में पाए जाते हैं। अब इस कक्षा में हम फिर पढ़ेंगे जंतुओं में समन्वय कैसे होता है, किस तरह के विभिन्न जो सिस्टम्स जो हमारी बॉडी में होते हैं वो किस तरह आपस में एक दूसरे में सामंजस्य बिठाते हैं। अगर पाचन क्रिया ठीक से ना हो तो शरीर को आवश्यक पोषक पदार्थ प्राप्त नहीं होंगे। अगर शरीर को ऊर्जा नहीं मिलेगी तो हमारे विभिन्न अंग कार्य करना बंद है। यदि किडनी काम करना बंद है तो क्या होगा? अगर ब्लड में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इकट्ठे होते जाएं, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ना निकले तो हमारी सारी क्रियाएं प्रभावित हो जाती। इसी तरह जीवन में सभी प्रकार की प्रक्रियाएं एक दूसरे से संबंध होती है। सारे सिस्टम्स एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड होते हैं। अगर इनका आपस में उचित तालमेल ना हो, समायोजन ना हो, तो हमारी बॉडी ठीक से फंक्शन नहीं करेगी। कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम के प्रति। इसी दो सिस्टम जो कोऑर्डिनेशन होता है, कोऑर्डिनेशन के लिए हमारे शरीर में दो सिस्टम होते हैं जिन्हें कहते हैं नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम। तो पहला इसमें आता है नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र क्या है? शरीर में घटित होने वाली जो विभिन्न क्रियाएं होती हैं उसका नियमन और उसको कंट्रोल नियंत्रण में आने के लिए जो होता है वो तंत्रिका तंत्र होता है। तंत्रिका तंत्र किसका बना होता है? तंत्रिका तंत्र तीन चीजों का बना होता है: मस्तिष्क, रीढ़ रज्जु और तंत्रिकाएं। मस्तिष्क जिसके कि हम ब्रेन कहते हैं, हमारा मस्तिष्क जो होता है ये कोमल महत्वपूर्ण अंग होता है, इंपॉर्टेंट होता है, जो कि हमारे कपाल यानी क्रेनियम बॉक्स, जो हमारा सिर जो है वो हमारा सिर विभिन्न प्रकार की हड्डियों में का एक बॉक्स होता है। उस बॉक्स के अंदर जो हमारा मस्तिष्क सुरक्षित रहता है जिसे हम क्रेनियम कहते हैं। ये ब्रेन बॉक्स कितनी हड्डियों का? ये 8 हड्डियों से मिलकर हेड एंड फेस। हेड इज मेड अप ऑफ टोटल 21 बोन्स प्रेजेंट और इसमें सुरक्षित होता है। जैसे इस सर के द्वारा जहाँ हमारे नाक, कान, आंखें, मुंह, गला, हम किसी भी चीज को सूंघते हैं, सुन के, देख करके, अलग अलग भागों से हम अपने मस्तिष्क से निर्णय लेते हैं। कई भाग होते हैं मस्तिष्क के। उस मस्तिष्क में क्या होता है? मेन होते हैं हमारे 3 भाग होते हैं: सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। इसमें सेरिब्रम जितने भी कार्य हम सोच समझ के करते हैं, सोच समझ के करने वाले सारे कार्य सेरिब्रम से नियंत्रित होते हैं। और समन्वय, चलते समय हमारे शरीर का संतुलन, या हम नाच रहे हैं तो नाचते समय किस तरह हम अपने शरीर का संतुलन रखेंगे, हम साइकिल चला रहे हैं तो किस तरह से हम अपनी बॉडी को बैलेंस करेंगे। तो जो कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, बैलेंसिंग का काम वो हमारा मस्तिष्क का सेरिबेलम पार्ट करता है। और मेडुला ऑब्लोंगेटा हमारे सारे इनवॉलेंट्री एक्शन, जो हमारी अनैच्छिक पेशियां हैं वो सारी इससे इन्वॉल्व होती हैं। जैसे हमारा रेस्पिरेशन है, रक्त संचरण है, किडनी का फंक्शन है, हमारे खाने का डाइजेशन है, हमें कब भूख लगती है, तो सारे इनवॉलेंट्री फंक्शंस मेडुला ऑब्लोंगेटा से कंट्रोल। और मेडुला ऑब्लोंगेटा का ही पिछला भाग रीढ़ रज्जु कहलाता है। इसलिए मैंने मेडुला ऑब्लोंगेटा का ही पिछला भाग जो होता है वो रीढ़ रज्जु कहलाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये मस्तिष्क है, इस ये जो रीढ़ रज्जु, तो ये जो पोर्शन है ये मेडुला ऑब्लोंगेटा का ही होता है। अब जैसे यहाँ पर ये हमारा सेरिब्रम होता है, इस सेरिब्रम से आगे ही हमारे में यहाँ पे ये मेडुला ऑब्लोंगेटा है और यहाँ पे ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये यहाँ पर पॉन्स वो इसके डेटर्स रहते हैं। तो ये जो भाग होता है ये रस्सी जैसा नचित है। तो ये तो हो गया हमारा सेरिब्रम और ये हो गया सेरिबेलम और ये हो गया मेडुला ऑब्लोंगेटा। और इसका जो पोस्टीरियर पार्ट होता है ये हो जाता है हमारा रीढ़ रज्जु। ये रीढ़ रज्जु, ये वाला भाग, तो इसको हम कंट्रोल करते हैं। तो जो हमारे मस्तिष्क में होता है ये रीढ़ रज्जु होता है। तो मस्तिष्क में हम सोचते समझने की चाहिए। मस्तिष्क का
पीछे का बेलना भाग खोखली संरचना होती है जो कि हमारे वर्टिब्रल कॉलम में, जो हमारा ये वर्टिब्रल कॉलम क्या होता है, ये जो पीछे बोन की हड्डियां होती है ना, रज्जु होती है, रीढ़ रज्जु को कहते हैं। तो रीढ़ रज्जु के पीछे का भाग जो खोखली संरचना, इसी में एक गोलाकार संरचना, जैसे ये पेन है, पेन के अंदर में ये जो छेद हमारी रिफिल पड़ी है, तो जो रिफिल है, रिफिल की जगह वो हमारी होती है स्पाइनल कॉर्ड रीजन। ये रीढ़ होती है। तो इस रीढ़ के ही बीच से हर एक से देखिए आपके तंत्रिकाएं निकलती हैं। तो जो रीढ़ रज्जु से तंत्रिकाएं निकलती हैं उनको हम रीढ़ तंत्रिकाएं कहते हैं, और जो हमारे मस्तिष्क से तंत्रिकाएं निकलती हैं उनको हम कपाल तंत्र, क्योंकि कपाल यानी मस्तिष्क, कपाल यानी ब्रेन बॉक्स, तो ब्रेन बॉक्स से जो हमारी तंत्रिकाएं निकलती हैं उनको हम कपाल तंत्रिकाएं कहते हैं, और रीढ़ रज्जु से जो हमारी तंत्रिकाएं निकलती हैं उनको हम रीढ़ तंत्रिकाएं कहते हैं। तो हमारे तंत्रिकाओं का जाल बिछा होता है। तो शरीर का कोई भी भाग, कहीं उद्दीपन रिसेप्शन होता है, कहीं होता है किसी ने पानी डाला हमारे ऊपर, हमें तुरंत पता है, किसी ने हमारा हाथ पकड़ा हमको तुरंत पता चलता है। तो ये जो तंत्रिकाएं होती हैं ये हमारा तो कपाल ब्रेन यानी कि हमारे आंख में जो कपाल तंत्रिकाएं होती हैं, जैसे सुनने, कोई आवाज आई, मान लीजिए बाहर कुत्ता भौंक रहा है, हम कुत्ते को देख नहीं रहे लेकिन हम उसकी आवाज सुन रहे हैं, तो उसकी आवाज से हमें पता चलता है कि हाँ बाहर कौन भौंक रहा है, कुत्ता, क्योंकि हम जानते हैं कुत्ते की आवाज क्या है। अगर कोई बेचने वाला था, कोई फेरी वाला था, उसकी आवाज होती है, कबाड़ी वाला आया तो उसकी आवाज से हम जानते हैं कि हाँ कौन आया। सूंघने, या कोई स्मेल आई, मान लीजिए किचन में आपकी मम्मी खाना बना रही है, कोई अच्छी चीज बना रही है, तो उसकी स्मेल आपके पास आई, तो आप तुरंत दौड़ के जाके देखिए मम्मी क्या बना रही है, हमको भी खाना है। कोई भी चीज को छूने से को पकड़ते हैं, अरे ये तो बहुत मुलायम है या कड़ी है, या टेस्ट आपकी जीभ में खाने से कोई खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, या अजीब सा टेस्ट है। तो ये सारी सूचनाएं जैसे सुनने की ऑडिटरी नर्व होती, सूंघना ऑल्फैक्टरी होती, स्वाद टेस्ट बड्स होती, तो ये सारी जो होती है ये कपाल तंत्रिकाओं के द्वारा होती हैं। इन्हें कपाल तंत्रिकाएं जो कि मस्तिष्क में क्रेनियल नर्व्स कहते हैं, और रीढ़ स्पाइनल नर्व जो आके स्पाइन से निकलती हैं, रीढ़ से निकलती हैं, तो उनको हम रीढ़ तंत्रिकाएं कहते हैं। इनका जाल बिछा होता है, और ये होते हैं जब जो कि हमारे ये एक कोश की जीव होते हैं, उन एक कोश की जीव में कोई तंत्रिका तंत्र नहीं होता है, उसमें संवेदनाएं ग्रहण, वो साइड की जो बाहरी झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली, उसी के द्वारा वो उसमें रिएक्शन होता है, जैसे हाइड्रा है, एस्केरिस है, केचुआ है, इन सब में तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, लेकिन वो अभी उतना डेवलप नहीं होता। जैसे जैसे ये फाइलम्स आगे बढ़ते जाते हैं, धीरे धीरे तंत्रिका तंत्र पूरी तरह से डेवलप होता जाता है। अब हम यहाँ पर आते हैं दूसरे भाग में, अंतःस्रावी ग्रंथियां, दैट इज कॉल्ड, जिसे कि हम कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती हैं, इसको हम अंग्रेजी में एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड, ये अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, ये भी कोऑर्डिनेशन का काम करती हैं। इनसे क्या होता है, एक रासायनिक पदार्थ निकलता है, उस रासायनिक पदार्थ को हम क्या कहते हैं, हार्मोन्स। ये हार्मोन्स विभिन्न क्रियाओं को कंट्रोल करते हैं। हमारे शरीर में कुछ विशेष प्रकार की ग्रंथियां होती हैं, उन ग्रंथियों से हार्मोन सीक्रेट होते हैं, और जब हार्मोन का स्राव होता है तो जो वो अंतःस्रावी यानी कि वो जो हार्मोन का स्राव होता है सीधे हमारे खून में होता है। तो और उस खून के द्वारा पूरे शरीर में एक जगह से ये दूसरी जगह ले जाती है। तो ये रासायनिक संदेश वाहक होते हैं, विभिन्न अंगों की कोशिकाओं तक पहुंचते हैं ब्लड के द्वारा, और फिर ब्लड में होते हैं जैसे अधिवक्र यानी कि एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड ये होती है आपके किडनी के ऊपर, ये है अधिवक्र ग्रंथ, ये हमारी किडनी है, और इस किडनी के ऊपर जो ग्लैंड होती है उसको हम एड्रिनल। तो इसमें जैसे हार्मोन प्रेजेंट होता है, तो जो हम एक्साइटमेंट होता है, हमें गुस्सा आता है, तो गुस्से में क्या होता है, हम अपना संतुलन खो देते हैं। तो हमारी बॉडी के जो विभिन्न सिस्टम हमारी बॉडी में काम कर रहे थे, उनको कोई नुकसान ना हो, उनको नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए उससे एक स्पेशल हार्मोन नॉर एड्रेनलिन सिक्रीट होता है। ये नॉर एड्रेनलिन हमारी बॉडी को नॉर्मल पोजिशन में लाने में कंट्रोल करता है। ऐसे ही थायराइड ग्लैंड होती है, पैराथायराइड ग्लैंड होती है, पैंक्रियाटिक ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, पीयूष ग्रंथ होती है, जननांग, ये सब अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, क्योंकि इनमें कोई नलिकाएं नहीं होती, ये नलिका विहीन होती हैं, इसलिए इसको हम अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। और इनका सिक्रीशन सीधे ब्लड में होता है, और खून के जरिए ये रसायन हमारे शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में ले जाए जाते हैं, जहां पर ये विभिन्न कार्यों में संलग्न होते हैं। जैसे देखिए पीयूष ग्रंथ, इसे हम क्या कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड। अब इस पिट्यूटरी ग्लैंड से कई हार्मोन सीक्रेट होते हैं,
ये मेन ग्लैंड, इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये ग्रंथि और सभी ग्रंथियों के कामों को कंट्रोल करती है। इसमें मेन क्या होता है? वृद्धि, ग्रोथ हार्मोन होता है। ग्रोथ हार्मोन में क्या होता है वृद्धि में? ये हमारे शरीर की वृद्धि करता है। इसकी कमी से क्या होता है? बच्चों की वृद्धि रुक जाती है। जब रुक जाती है तो उसमें क्या होती है? ड्रॉफनेस, बच्चे छोटे रह जाते हैं, बच्चों के पार्ट्स पूरे डेवलप नहीं होते, मेंटल मानसिक विकास बच्चों का रुक जाता है। थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन हार्मोन, इसमें जब आयोडीन की कमी, आयोडीन किस में पाया जाता है? आयोडीन की कमी से थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रीशन कम होता है। इससे हमको डिजीज होती है जिसे घेंगा रोग होता है, जिसे हम इंग्लिश में गॉइटर कहते हैं। हिंदी में आप इसे क्या कहते हैं? घेंगा नामक रोग होता है, जो कि आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन नामक रसायन जो होता है उसकी कमी से होता है। तो ये हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी यानी कि उपापचय क्रिया, जैसे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म है, फैट मेटाबॉलिज्म, इन सबको कंट्रोल करता है। थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन हार्मोन सीक्रेट है। इससे क्या होता है? हमारी सारी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है कंट्रोल होती है। यहाँ देखिए इसमें घेंगा रोग हो जाता है। पैराथायरॉयड थायराइड ग्लैंड होती है, पैराथायरॉयड ग्लैंड से पैराथार्मोन हार्मोन सीक्रेट। इससे क्या होता है? ब्लड में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा कंट्रोल होती है। एड्रिनल ग्लैंड में एड्रिनलिन हार्मोन होता है। जब हम गुस्सा आता है, चिंता होती है या कोई एक्साइटमेंट होता है, उत्तेजना के वश में हमारे तनाव को कंट्रोल करने का काम करता है। पैंक्रियाज, अग्नाशय में इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन क्या होता है? हमारे ब्लड में रक्त की मात्रा को नियंत्रित करता है। जब हमारे ब्लड में रक्त की मात्रा, उसमें शर्करा की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो उस शर्करा को ये, ग्लूकोज को ये ग्लाइकोजन में चेंज कर दे और शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। इसी से हमें मधुमेह, डायबिटीज रोग हो जाता है। डायबिटीज के तहत इंसुलिन की कमी से होता है। इसमें इंसुलिन के दो हार्मोन्स होते हैं, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। इंसुलिन एक्सेस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करता है, और लेकिन जब हमारे खून में शर्करा की कमी हो जाती तब ग्लूकागॉन हार्मोन जो हमारी बॉडी में स्टोर फूड ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है, वो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल करके हमारे रक्त में जो है शर्करा की मात्रा को सही करता है। अब जैसे टेस्टिस, वृषण, नर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। ये हमारे मेल डेवलपिंग, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, नर जननांगों को विकास करने में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होता है, एवं शुक्राणुओं की मात्रा को भी, के निर्माण को कंट्रोल करता है। कब कितने मात्रा में कहाँ प्रोड्यूस होना चाहिए उसको कंट्रोल। अंडाशय मादा में एस्ट्रोजोन, एस्ट्रोजोन फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, जैसे ब्रीस्ट का डेवलपमेंट है, हिप का डेवलपमेंट है, हिप का चौड़ा होना होता है, ब्रीस्ट का डेवलपमेंट होता है, फेस में सॉफ्टनेस होती है, और अंडाणुओं का निर्माण को नियंत्रित करता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, जैसे बढ़ते हैं, जब लड़के बड़े होते हैं तो उनमें दाढ़ी का निकलना होता है, दजस का होता है, शुक्राणुओं के निर्माण की क्रिया होती। तो ये सब जो कार्य होते हैं वो मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से कंट्रोल होते हैं और फीमेल में एस्ट्रोजन हार्मोन से कंट्रोल होते हैं। अब पौधों में समन्वय, पौधों में समन्वय कहते हैं, पौधों में समन्वय की क्रिया होती है। इनमें तंत्रिका तंत्र नहीं होता है पौधों में, लेकिन पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन के साथ पौधे हार्मोन्स के द्वारा भी कंट्रोल होते हैं। जैसे हार्मोन समन्वय, जैसे कि ग्रोथ है, प्रकाश एवं जल के प्रति उनका स्टिमुलेशन है, क्रियाओं को नियंत्रित, जैसे चना और मटर के खेत में होता है, ऊपर से उन्होंने खोट देते यानी तोड़ देते, ऊपर की कली तोड़ देते, तो उससे क्या होता है? पौधा लंबाई में नहीं बढ़ता है, पौधे में नीचे शाखाएं बढ़ती हैं। जब नीचे शाखाएं बढ़ेंगी तो नीचे फूल आएंगे, तो नीचे फल जल्दी आएंगे, उससे अधिक शाखाएं निकलनी होती है। ऐसे प्लांट हार्मोन्स ऑक्सिन के द्वारा होता है। पौधों में विभिन्न प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं, जैसे ऑक्सिन है, गिबरलिन है, साइटोकाइनिन है, एब्सिसिक एसिड है, एथिलीन है। ये प्लांट ऑक्सिन कोशिकाओं के दीर्घीकरण यानी कि उसके बड़े होने में काम होता है। इससे पौधा लंबाई में बढ़ता है, इससे तने के पार्श्व शाखाएं नहीं निकलती है, लंबाई में बढ़ता है, मतलब लेटरली ऊपर की तरफ बढ़े, ऐसे ऊपर नीचे से, ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ आएगा, लेटरल शाखाएं नहीं। लेकिन जब ऊपर तोड़ देते हैं तो उससे लेटरल शाखाएं निकलनी। जिब्रेलिन है, जिब्रेलिन में क्या होता है? जिब्रेलिन में तने के पर्व लंबे यानी कि नोड्स, नोड्स क्या कहते हैं? नोड्स वो समय जहाँ से पत्ती निकलती है उसको हम नोडल पॉइंट कहते हैं। जैसे ये शाखा जा रही तो यहाँ से पत्ती निकली, दूसरी पत्ती यहाँ से निकली, तो इस ये नोड होती है। और दो नोड के बीच की जो जगह होती है इसको हम इंटरनोड कहते हैं।
दो पत्तियों के बीच होते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये इन तनों के पर्व जो होते हैं वो लंबे होते हैं, जैसे अंगूर के आकार के गुच्छा की लंबाई बढ़ने में सहायता होता है। और साइटोकिनिन ये सेल डिवीजन, जब कोशिका विभाजन को प्रेरित, जब कोशिका विभाजित होंगी तो पेड़ की लंबाई बढ़ेगी। एब्सिसिक होता है, ये क्या होता है, स्टोमेटास को बंद कर दे, जब रंध्रों को बंद करने स्टोमेटा क्लोज करेगा तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं होती, वाष्पोत्सर्जन क्रिया को कंट्रोल करता है। और जब पत्तियां झड़ती हैं, जब ये सर्दियों का सीजन आता है तो पत्तियां झड़, तो पत्तियों के झड़ने में भी एब्सिसिक एसिड कंट्रोल करता है। एब्सिसिक एसिड की लेयर, एब्सिसिक लेयर बन जाती है जिससे पत्तियां झड़ जाती है। और जब वातावरण, ये क्या होता है, एक तरह से पर्यावरण से पौधे अपने आप को कंट्रोल करते हैं सर्दियों में। और एथिलीन, कच्चे फलों का पकना, कच्चे फल जैसे आम, केला, संतरा, इनको जल्दी पकाने के लिए क्या कहते हैं, एथिलीन का यूज करते हैं। तो एथिलीन डालने से जो होते हैं पके, कच्चे फल हरे होते हैं, जब पक जाते हैं तो पीले हो जाते हैं, जैसे आम है, केला है। तो पकाने के लिए जिसको हम यूज करते हैं वो होती है एथिलीन। एथिलीन के द्वारा हम उनको पकाते हैं पूरा। इस अध्याय में हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कोशिका जीवन की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई, मतलब सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिकाएं बहुत छोटी होती हैं, कुछ कोशिकाएं बड़े होती हैं, जैसे मुर्गी का अंडा। कोशिकाओं को हम माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देख सकते हैं। कोशिका के अंदर कई कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, जिनको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। प्लांट कोशिका में कोशिका भित्त होती है, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, विशेष कोशिकांग पाए जाते हैं जो प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। समान रचना होते हैं, सिमिलर इन ऑरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, विशिष्ट कार्य करते हैं कोशिकाएं, उनको हम ऊतक कहते हैं। पौधे में ऊतक दो तरह के होते हैं, प्रविभाजिक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यूज। जंतुओं में कई एपिथेलियल टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज ये होते हैं। एपिथेलियम, संयोजी, कनेक्टिव टिश्यू, पेशी ऊतक, मस्कुलर टिश्यूज, तंत्रिका ऊतक, नर्वस टिश्यू, नर्व सेल। जंतुओं में समन्वय साधित करने के लिए दो तंत्र होते हैं, तंत्रिका तंत्र और अंतः। पौधों में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है। पौधों में हो रहे परिवर्तन को अपने व्यवहार में हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल होते हैं। ऑक्सिन, गिबरलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिक एसिड, एथिलीन, ये प्लांट्स के विभिन्न हार्मोन होते हैं। एक कोश की जीव का उदाहरण अमीबा। पादप कोशिका की प्रमुख विशेषता हरित लवक। कोशिका का ऊर्जा ग्रह माइटोकॉन्ड्रिया। ऑक्सिन पादप हार्मोन। फलों को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन प्रयुक्त है, एथिलीन। जंतुओं में हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं। सजीवी को रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। जिबरेलिन ऊतक पौधों की लंबाई में वृद्धि है। शरीर के बाह्य सुरक्षा बनाने में एपिथेलियल ऊतक सहायता। समान रचना एवं कार्य वाली कोशिका समूह को ऊतक कहते हैं। जड़ों की शीर्ष कलिकाओं में वृद्धि जो किससे होती है, प्रवाहवाजी ऊतक। मक्खी बहुकोश की जीव है। तंत्रिका ऊतक संदेशों का संवहन करता है। संवहन ऊतक प्रवाहवाजी ऊतक है। हृदय की मांसपेशियां निरंतर कार्य कर रहती है, सही है। फ्लोएम ऊतक जंतुओं में पाया जाता है, नहीं, ये फ्लोएम ऊतक प्लांट्स, पादपों में पाया जाता है। अमीबा बहुकोशिक है, नहीं, अमीबा एक कोशिकीय प्राणी है। सजीव कोशिका से बने होते हैं, हाँ, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म। सभी कोशिकाओं में कोशिका भी पाई जाती है, हाँ है। कोशिका किस भाग में कोशिकांग पाए जाते हैं, जीव द्रव्य कला में पाए। दो विशेषताएं, प्रवाजी ऊतक से इसमें कोशिकाओं का विभाजन होता है जिससे इनकी लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि होती है। कहाँ पाए जाते हैं ये प्रवाजे, एपेक्स पार्ट में, ऊपरी भाग में, जड़ तना तथा पत्तियों के ऊपरी भाग में पाए जाते हैं जहां से ग्रोथ होती है। अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम और उनके कार्यों का उल्लेख, ये आपके अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। कोई भी दो ग्रंथियां आप यहाँ से लिख सकते हैं और उनके ब्लड्स दे सकते हैं। प्लांट था जो समय अंतर आपको हम यहाँ पढ़ा चुके हैं। ये देखिए, ये है प्लांट और जीवन कोशिका के अंतर। इसको आप ये पूरा आपका आंसर दे सकते हैं। केवल चित्रों के मान से अरेखित अरेखित चित्रों के माध्यम से रेखित और अरेखित पेशी, ये है रेखित पेशी ऊतक, अरेखित पेशी ऊतक। पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। देखिए, ये आपका पादप कोशिका का नामांकित चित्र है। इसके साथ ही ये अध्याय हमारा पूरा होता है। कहीं कोई भी चीज़ आपको पूछना हो जो समझ में ना आई तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।